Okay, let's begin. So, टॉपिक का नाम है, एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने ये पहले भी इंट्रोडक्शन सेम पढ़ा हुआ है, इसके पहले वाले चैप्टर में शायद, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम लोग दो सेपरेट ब्रांचेस समझते थे इन द अर्ली एजेस ऑफ साइंस। बट अभी हमको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर जस्ट टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बट इसके लिए बहुत टाइम लगा ये समझने के लिए। अर्ली डेकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी में जब ओर्स्टेड ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्चुअली वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। बट उसने नोटिस किया कि मैग्नेटिक कंपास को जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखता है। तो ओर्स्टेड ने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक करंट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। एम्पियर ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे सेम टाइप के, और उसने भी ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो मैग्नेट के अराउंड, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड तो मैग्नेटिज्म होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? इसका जो आंसर है ये हमें माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के एक्सपेरिमेंट से मिला। 1830 में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया कि इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। ये पूरा चैप्टर इसके बारे में। इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, इफ यू सी द नेम ऑफ द चैप्टर, इट हैज गॉट द वर्ड इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस होती है, ठीक है। ये कब होती है? ये माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू, व्हेन कॉइल इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। गाइस, मेरा आवाज क्लियर है क्या तुम लोगों को? यस सर। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या ज्यादा, या क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है फ्रॉम मैग्नेटिज्म, और उसके बहुत सारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, क्वांटिटीज को भी स्टडी करना है, देखना है। तो फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इन द कॉइल्स ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस डिस्कवरी, एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ the survival right now, actually we are dependent so much on electricity right now that you can say that our survival is based on it. So without it, हमारे बहुत सारे जो सिंपल, यू कैन से सिंप्लिसिटी वाले हमारे जो लाइफ में चेंजेस आए हैं, जिसने हमारे लाइफ को इजी और सिंपल बनाया है, वो सारे नहीं होते, ठीक है। तो उसके बारे में लास्ट पैराग्राफ में बताया। नाउ लेट्स स्टडी द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, ठीक है। सो ऑस्टेड ने ये एस्टैब्लिश किया था कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए यूजिंग कॉइल्स एंड मैग्नेट, उससे कुछ ज़्यादा उसको मिला नहीं, मतलब आउटकम नहीं मिला उसको। बट वन डे he got very much upset about his experiment, and out of frustration he threw the magnet on the coil. When the magnet was about to hit the coil, he observed that there was a slight deflection in the galvanometer connected with the coil. So he did it again.
In few days, he was able to list the important observation. Joseph Henry also contributed by doing similar experiments. And he also pointed out many important aspects of electromagnetic induction, which led to some important inventions in this time. So यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है जिसमें एक मूवेबल मैग्नेट है और एक स्टेशनरी कॉइल है. अब ये जो मैग्नेट से जो लाइंस निकल रही है उसको क्या बोलते हैं गाइस? कैन यू टेल मी? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं. यस सर. ठीक है, तो ये फ्लक्स है. तो यहाँ पे ये मैग्नेट सपोज इनिशियली स्टेशनरी है और उसमें जो फ्लक्स निकल रहा है वो कॉइल के साथ लिंक हो रहा है. ठीक है, कॉइल के साथ ये फ्लक्स लिंक हो रहा है. वी कैन इजीली से दैट. अब क्या होगा पता है, इस पोजीशन में जब मैग्नेट स्टेशनरी है तो ये जो लिंक्ड फ्लक्स है जो कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, वो जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है. इट इज नॉट चेंजिंग. So the number of, since the flux is not changing, the number of magnetic field lines which are passing through the coil, they remain the same. अब जब ये मैग्नेट को मूव करेंगे तो क्या होगा? The number of magnetic field lines or the flux associated with the coil or linked with the coil will change. So when the flux associated with the coil will change, you will observe there is a slight deflection in the galvanometer. Now the deflection in galvanometer shows the presence of electric current, and the direction in which the pointer deflects shows the direction of electric current. ठीक है, सो हमें डायरेक्शन और प्रेजेंस दोनों पता चलते हैं. तो मैग्नेट के मूवमेंट से हमें ये समझ में आता है कि जैसे ही हमने मूवमेंट शुरू किया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हुआ और एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ कॉइल में. मतलब मूवमेंट का होना जरूरी है. जैसे ही हमने मूवमेंट को स्टॉप किया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी भी एसोसिएटेड थी कॉइल के साथ, बट सिंस देयर वाज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल, देयर वाज नो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमेशा हमें चेंज करते रहना है. इसके लिए मैग्नेट को हमेशा हमें मूव करते रहना है. सो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट results in magnetic field lines associated, result in change in magnetic field lines associated with the coil, which results in the production of electric current in the circuit and deflection of galvanometer. As soon as you change the direction of movement of magnet, you reverse it, the direction of deflection of galvanometer will also get reversed, which shows the direction of current depends on the direction of movement of magnet. ठीक है, so this is the experiment which was finally conducted by Joseph Henry and your Michael Faraday, and they concluded that movement of magnet around a coil produces electric current in the coil. ठीक है. अच्छा, और एक चीज इन्होंने नोटिस किया, यहाँ पे अगर तुम मैग्नेट को देखोगे और कॉइल को देखोगे तो कॉइल का जो फेस है मैग्नेट को फेस कर रहा है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है. अगर मैं मैग्नेट की पोजीशन को चेंज कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एसोसिएटेड विद द कॉइल वो वैसी ही रहेगी. मूवमेंट भी हो सकता है, करंट भी जनरेट होगा, लेकिन अब ये जो फील्ड लाइंस है ना इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बिकॉज फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड अप एट साउथ. तो अब क्या होगा कि फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल का डायरेक्शन चेंज होगा और उसकी वजह से जब भी तुम मूवमेंट करोगे जिस डायरेक्शन में गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब डिफ्लेक्ट करेगा. दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो गेट्स चेंज्ड इफ यू change the polarity of magnet facing the coil. So polarity of the magnet facing the coil, movement of the magnet around the coil, these all factors can change the direction of electric current produced in the coil, so long as there is a respective change with the flux associated with the coil. ठीक है. अच्छा, और एक चीज होती है, जब मैग्नेट को फास्ट हम लोग मूव करेंगे, when the magnet is pulled or pushed faster, the deflection also increases.
डिफ्लेक्शन फास्टर नहीं होता, वो इंक्रीज भी होता है। फास्टर तो होता ही है लेकिन इंक्रीज भी होता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इन द कॉइल और इंड्यूस्ड इन द कॉइल डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ज्यादा है, रेट मीन्स क्या है, द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कम टाइम में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं विच आर लिंक्ड विद द कॉइल, देन क्या होगा कि ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो फास्टर मूवमेंट के वजह से मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा करंट का कॉइल के अंदर। On the other hand, when magnet is held stationary but the coil is moved, then also similar effects are observed. तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को ही मूव करना है, हम कॉइल को भी मूव कर सकते हैं। दोनों का विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया, दो कॉइल ले लिया, एक को बैटरी से कनेक्ट किया, एक को गैल्वेनोमीटर से। अब दोनों को मैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर में मूव कर रहा हूँ, या कॉइल 1 को मूव कर रहा हूँ कॉइल 2 को स्टेशनरी रख के, या फिर कॉइल 2 को मूव कर रहा हूँ कॉइल 1 को स्टेशनरी रख के, या दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं किसी तरीके से। तो इसमें भी सिमिलर इफेक्ट्स ऑब्जर्व होगी जो हमने पहले मैग्नेट के साथ ऑब्जर्व की थी। ये क्यों होगी? क्योंकि कॉइल का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। एक कॉइल क्या होता है? कॉइल इज नथिंग बट अ एयर सोलेनॉइड, और एयर सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो कॉइल को मूव करूं दूसरी कॉइल के अराउंड, हाँ, लेकिन कॉइल 2 जो है उसमें बैटरी अटैच किया है, इसका मतलब है उसके अंदर करंट हम दे रहे हैं। और कॉइल 1 के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है ना, लुकिंग एट द फैक्ट के यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है कॉइल 2 और कॉइल 1 के बीच में, सिर्फ रिलेटिव मोशन है उन दोनों के बीच में। सो ओनली द रिलेटिव मोशन कैन प्रोड्यूस और कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट अमोंग टू कॉइल्स, ठीक है। सो करंट इंड्यूस हो सकता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें क्या किया है वो लोगों ने, इसमें वो लोगों ने दोनों कॉइल्स को स्टेशनरी रखा है, फिक्स कर दिया एक लोकेशन पे। पहले तो कॉइल को मूव किया था, रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस किया था, यहाँ पे हमने स्टेशनरी रख दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, की को ओपन और क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ओपन और क्लोज करने से क्या होगा, की को जब क्लोज करेंगे सर्किट क्लोज हो जाएगी और करंट अचानक से इंक्रीज होगा सर्किट में, ठीक है। की को जब ओपन करेंगे तो करंट सडनली ड्रॉप होगा। तो जब भी की को क्लोज और ओपन करेंगे तो करंट का जो वैल्यू है वो सडनली इंक्रीज होगा और सडनली डिक्रीज होगा। जब की को लॉन्ग टाइम के लिए ओपन रखेंगे या क्लोज रखेंगे तो करंट स्टेडी हो जाएगा। जब स्टेडी करंट होगा तो कॉइल 1 में करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। बट कॉइल 2 की जो की है उसको अगर मैंने ऑन या ऑफ किया तो एट दैट मोमेंट यू विल सी सडन स्पाइक और डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर। ये सडन स्पाइक या डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आता है? ये सडन स्पाइक या डिफ्लेक्शन आता है ड्यू टू सडन राइज और फॉल इन द current passing through coil 2, which results in sudden spike or reduction in the magnetic field which is generated by coil 2, which affects the coil 1. अगर coil 2 में suddenly एक magnetic field generate हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि coil 1 में suddenly एक magnetic field जो linked है वो बढ़ रहा है, magnetic flux associated with coil 1 is suddenly increasing. suddenly increase होने से एक sharp deflection दिखेगा। शार्प डिफ्लेक्शन किस में दिखेगा? कॉइल 1 में, कॉइल 1 के गैल्वानोमीटर में। बट अगर की को ऑन ही छोड़ दिया, ऑफ किया नहीं बाद में, ठीक है, तो क्या होगा? वो डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, तुरंत डिफ्लेक्शन दिखेगा और फिर डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। बट जस्ट इमेजिन, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं यहाँ पे एसी करंट लगाता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो क्या होगा? मैं ऑल्टरनेटिंग करंट किसके साथ, जस्ट अ मोमेंट, हेलो,
यस। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बाद में फ़ोन करिए प्लीज़। हाँ, सो एसी करंट अगर कॉइल 2 में लगाएंगे, ऑल्टरनेटिव सप्लाई देंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है मेरे को? कॉइल 1 के गैल्वेनोमीटर में क्या इफेक्ट आएगा? फिर डिफ्लेक्शन जल्दी जल्दी होंगे क्या? सॉरी? सर डिफ्लेक्शन जल्दी होंगे क्या? जब मैं कॉइल 2 में एसी लगाऊंगा ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, तो देर विल बी कंटिन्यूस डिफ्लेक्शंस इन द गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल 1, बिकॉज एसी सप्लाई का नेचर कैसा होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, नथिंग इज फिक्स्ड। The magnitude is increasing from zero, becoming maximum, then becoming decreasing and becoming zero, then increasing in opposite direction, becoming maximum, and then decreasing and becoming zero in the opposite direction. तो ये साइकिल्स जो है ना कंटिन्यू होते हैं, और ये 1 सेकेंड में 50 टाइम्स होते हैं। 1 सेकेंड में 50 टाइम्स होता है। सो देयर विल बी कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 2 which is associated with coil 1. तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन explains that the time varying magnetic fields can induce electric field. Before we go into the details of electromagnetic induction, you should be aware about the importance of this concept. Theoretically, we can explain the phenomena of electromagnetic waves using this concept. In case of electromagnetic waves, variable electric field produce variable magnetic field, and this variable magnetic field in turn produces variable electric field, and so on. मतलब अगर मेरे पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर मेरे पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है इट प्रोड्यूसेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। So energy oscillates between electric and magnetic state in case of electromagnetic waves. Such concepts were understood only after the discovery of electromagnetic induction. Electromagnetic induction जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद ही electromagnetic waves का existence पता चला हमें, और electromagnetic waves से बहुत सारे concept clear हो गए साइंस में, फिजिक्स में। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा है। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the surface is defined as the number of magnetic field lines passing through that surface perpendicularly. ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस को हमें मैथमेटिकली समझना है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। सो यहाँ पे बोला है इट इज directly proportional to the dot product of magnetic field vector and area vector. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मतलब B और एरिया वेक्टर A, B और A का जो एरिया वेक्टर है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस। और मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सरफेस ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए तो ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का B डॉट A, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। Direction of magnetic field intensity will be according to the situation, but direction of area vector is always normal to the surface या फिर perpendicular to the surface. तो magnetic flux जो हमने पहले ही पढ़ा है phi is B dot A, that is BA cos theta. In general, there will be situations when magnetic field is not uniform over the surface, for which the flux is to be calculated. In such cases, we select small area segments over the surface such that the magnetic field is uniform throughout each selected segment. Then we find the magnetic flux for each segment and calculate the net magnetic flux through the complete surface. We take integral of BdA, because dA is all the small areas, B is the net magnetic field. Integral of surface integral of BdA will give you the total magnetic flux associated with that surface. तो ये सबसे पहला
यूनिट सबसे पहला क्वांटिटी है इन दिस चैप्टर, बट ये क्वांटिटी कोई नया नहीं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पहले के चैप्टर्स में, अलग अलग एस्पेक्ट से ये एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर में सेम क्वांटिटी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। पहले हमने ये सेम क्वांटिटी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी, जैसे हमने ये भी पढ़ा था ना, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें भी तो फाई था, इसमें यही था ना गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। कैन एनीवन कंफर्म? गाइस कैन यू हियर मी? सर उसकी वैल्यू 0 रहती है ना हमेशा? क्लोज सरफेस के लिए, हाँ क्लोज सरफेस के लिए, बट वो तो ये था ना ई डॉट टी है। हाँ सर, गॉस लॉ शायद, यस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था। नहीं तो वो मैग्नेटिज्म में भी तो ऐसा एक एनालॉजी था ना, हाँ सर है। मैग्नेटिज्म में भी है, और वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस है, ये पढ़ा था हमने। एनीवेज, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका ऐसा यूनिट है वेबर, और ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला है, और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो 1 वेबर इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो एक यूनिट है, बहुत कॉमन यूनिट है, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो हम लोग इससे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स ये दोनों को हम लोग समझ सकते हैं। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज ml स्क्वायर t रेज टू -2 a रेज टू -1, ये किसका है? फ्लक्स का है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, रिमेंबर दीज। अ सरफेस हैविंग प्लेनर एरिया A is placed inside a magnetic field B. If the area angle between B and A is associated with the surface is theta, some special cases for the magnetic flux linked with the surfaces are as follows. If theta is 0, then magnetic flux is maximum. ये theta क्या है पता है? Theta is between B and A. Theta is between B and A. अगर B और A के बीच का, A क्या होता है? एरिया वेक्टर, और वो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, सो B और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर जीरो एंगल है, जीरो, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा एरिया से। अगर थीटा 90 है, मतलब द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर and area vector is 90 degree, then the flux associated with the area is 0. And if theta is less than 90, then magnetic flux is positive, and if theta is greater than 90, then magnetic flux is negative. तो ये कुछ 4 केसेस अराइज होते हैं B और A के बीच के जो एंगल बनते हैं उस पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तुम फॉर्मूला में इसका यूज करने वाले हो। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो इंटरेस्टिंग है, ये अभी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, शैल वी? ओके। A long straight conductor carrying current small I is placed as shown in the figure. तो लॉन्ग कंडक्टर कहाँ है मैं दिखा देता हूँ, ये वाला है। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ रेक्टेंगल एज शोन इन द फिगर। अब ये रेक्टेंगल और ये जो कंडक्टर है ना, उसके बीच का एंगल है सॉरी उसके बीच का डिस्टेंस है a, और ये रेक्टेंगल की लेंथ है l और ब्रेथ है b। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this rectangle. सर रेक्टेंगल वाया एक ही प्लेन में है? क्या बोल रहे हो तुम? सर कंडक्टर और रेक्टेंगल एक ही प्लेन में है क्या? एक ही प्लेन में, दोनों एक ही प्लेन में। ये चेकआउट करना बिफोर यू फाइंड द आंसर।
Can you tell me what is this dx? ये जो dx है ना, dx, it is a small breadth, ठीक है, small breadth of this rectangle whose breadth is capital B. dx is a small breadth. ये जो dx है ना, it is at a distance x from the rectangle. ये small breadth into this small length, ये क्या होगा पता है? This area, ये जो एरिया है ना वो. अब हमें क्या ढूंढना है? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल एरिया. तो पहले ये छोटे एरिया से शुरू करते हैं. अब पहले मुझे बताओ, अगर ये इसमें से करंट आई जा रहा है तो हाउ कैन आई फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स अराउंड दिस करंट कैरी कंडक्टर? बी ढूंढना है मुझे. So Fleming's right hand rule. हाँ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो, एक बात याद रखना, राइट हैंड रूल तो सही है. राइट हैंड रूल से हमें ये समझ में आता है कि इफ वी प्रिटेंड to hold this conductor in our right hand such that the thumb is pointing in upward direction, then we can understand that the direction of the fingers in which they encircle the conductor gives us the direction of magnetic field. और हम लोग ये भी कर सकते हैं, तुम्हारा याद है वो, we have to point in the direction of that point. We have to point our fingers in the direction of the point where you are trying to find the direction of magnetic field, and thumb should be pointed in the direction of current. If you can push your palm in whichever direction, that direction will be the direction of magnetic field through that point. So if you see, you can push your palm inside. अगर तुम वो रेक्टेंगल के डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर्स को रखते हो और थंब को आई की डायरेक्शन में रखते हो राइट हैंड के, तो राइट हैंड को तुम अंदर की तरफ पुश कर पा रहे हो. दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ऐसे. डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से शुरू हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ए अप टू कहाँ तक जा रहा है? अप टू डिस्टेंस बी प्लस ए से बी प्लस ए तक. हमें ए प्लस बी, ए से लेके फ्रॉम ए टू बी प्लस ए तक की जो लेंथ है, हमें ये पूरी लेंथ में हमें क्या ढूंढना है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड ए टू बी प्लस ए. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है? ए टू बी प्लस ए जो उसका लेंथ है उसको हमने डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स में, जिसकी ब्रेथ है dx. अब ये जो dx है उसका जो डिस्टेंस है, आर्बिट्री डिस्टेंस, दैट इज x. तो ये dx के साथ ये l जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा. बट मैंने तुम्हें पूछा था कि ये b का मैग्नीट्यूड हमें उसके लिए ढूंढना पड़ेगा. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस b? मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic field due to this current carrying conductor at these points. सर आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. अब यहाँ पे थीटा क्या होगा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल. राइट. थीटा विल बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. एरिया वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस फ्रेम. मतलब थीटा कितना होगा? 90. मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैक्सिमम. तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, विच इज 1. ठीक है. सो तुम क्या लिखोगे? आई डी एल. क्या बोला तुमने? आइडियल आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. हाँ, तो साइन थीटा तो 1 हो गया और यहाँ पे आया आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है? व्हाट इज आर स्क्वायर? सर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड करंट कैरिंग एलिमेंट.
हाँ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। बट ये डिस्टेंस तुम्हें नहीं लग रहा है चेंज हो रहा है डिस्टेंस कंटिन्यूअसली? हाँ सर। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? ए से लेके बी प्लस ए तक चेंज हो रहा यस सर। है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये हमको मिल जाएगा अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो, ओवर दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये मैं आइडिया दे रहा हूँ तुमको। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? मैग्नेटिक फ्लक्स। बट एरिया क्या है? एरिया विल बी बी इंटू एल, और बी को हमने डिवाइड किया है इंटू इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ब्रेथ्स ऑफ डी एक्स इंटू एल। तो डी एक्स इंटू एल विल गिव यू द एरिया, बट इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। You want to see the solution because I think that way I can easily explain you. सर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री था ना? करेक्ट, तो इसलिए तो थीटा 90 लिया ना, उसने तो बोला ना जीरो आएगा ना आइडियल। फ्लक्स? नहीं, जीरो कैसे होगा? ओ यस यस यस, सर बी ए इफ cos इफ थीटा थीटा cos 90। इज जीरो। नहीं, एक मिनट, थीटा क्या है? बी डॉट डी ए। नहीं तो फिर ये क्या था? आइडियल साइन थीटा में ये जो साइन थीटा आ रहा था यहाँ पे एक्स्ट्रा, वो कौन सा साइन थीटा था? ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। काफी सारे कंफ्यूजन। देखो, direction of magnetic field due to straight conductor is inward everywhere on rectangular region PQRS. Hence the angle between magnetic field and area vector is zero. Oh yes 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 yes, मैंने बोला था एंगल 90 है। नो, दैट इज रॉन्ग। ये जो एंगल की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज जीरो। यू आर करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। Now the magnetic field intensity has variable magnitude in PQRS. PQRS में PQ पे magnetic field intensity ज़्यादा है, SR पे जाते जाते magnetic field कम हो रही है। So let us select one thin strip of thickness dx at a distance x from the conductor as shown in the given figure. ये मैं पूरा lesson plan तुम्हारे साथ share करूँगा, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है? Because ये derivation based question है। ठीक है, तो छोटी स्ट्रिप को हमने सेलेक्ट किया dx विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द कंडक्टर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेगमेंट of area can be written as d phi is equal to mu naught I upon 2 pi x into L dx into cos 0। मंगेश, तुमने जो मुझे बोला था ना IDL बाय आर स्क्वायर, ये लोग ने देखो क्या लिखा है, b को वो लोग ने लिखा है mu naught I upon 2 pi x। ये कौन सा फॉर्मूला है? तुमने जो बताया था वो कौन सा है? फिर ये वाला इन्फिनाइट लेंथ वायर वाला है शायद। यस, क्योंकि इसमें लेंथ फिक्स नहीं है, वायर की लेंथ कितनी भी हो सकती है। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। क्या इसमें भी साइन थीटा था? ओके, एनीवेज, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स into L into dx. L into dx is the area of that small strip into cos 0, which is 1. So mu naught IL upon 2 pi into dx by x is d phi. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। Here x is our variable of integration which varies from a to a plus b. ये हमारा assumption बिल्कुल करेक्ट था। तो a से लेके a plus b तक हमने इंटीग्रेट किया। mu naught IL upon 2 pi को बाहर निकाला, जो फॉर्मूला हमने गलत ले लिया था। So integration of dx is x by x is 1. Sorry, this is 1 by x. So integration of 1 by x dx हो जाएगा। This is natural log of x from a to a plus b. तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, mu naught I L upon 2 pi natural log of a plus b by a. This is the total magnetic flux associated with this area
ड्यू टू दिस वायर। तो कुछ फॉर्मूले जो हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़े थे वो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज द चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, फोर्थ चैप्टर आई थिंक, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म वाला जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था ये सारे फॉर्मूला। ठीक है, तो प्लीज ये नोट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इट इज स्टिल लाइक इसको प्रॉपरली सॉल्व करने जाओगे तो यू विल रिक्वायर सम करेक्ट फॉर्मूले एंड नॉलेज, तो ये यहाँ पे परफेक्ट वे में बताया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विद द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 10/40 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला विद इट्स प्लेन, नॉर्मल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द फील्ड। बहुत ईजी है ये तो। देखो 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर मतलब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो 400 को मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो विल डिवाइड इट बाय, इट विल बिकम 0.04 मीटर स्क्वायर, विल डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। मैग्नेटिक फील्ड मिल गया हमें, मैग्नेटिक फील्ड इज बी 0.5 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। अच्छा, अभी क्या हो गया कि ये लोग ने बोला है कि we have to calculate the flux linked with a rectangular coil of this area when it is placed in a magnetic field normal to the field। तो फील्ड ऐसे जा रहा है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे रखा है। वेट, मेरे को अच्छे से बनाना तो इसको। Just imagine this, ये जो स्ट्रेट लाइंस दिख रही है ना, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सो दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द रेक्टेंगुलर कॉइल बी, और ये है तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉइल। अच्छा, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस। एरिया वेक्टर का सिंबल पता है तुम्हें, एन कैप होता है शायद। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, दैट इज थीटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। सो वी कैन फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इजीली। थीटा 0 होगा, सो बी कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, phi is equal to b है। phi is equal to, not b is equal to, b डॉट a था ना, दैट इज बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 तो 90 हो जाएगा, तो b कितना है 0.5 टेस्ला और a कितना है 0.04 मीटर स्क्वायर। तो तुम्हें आ जाएगा यहाँ पे टेस्ला पर वेबर में आ जाएगा आंसर। कैन यू फाइंड इट, 0.2 आया है क्या, या 0.02, सॉरी हाँ सर, 0.02 आएगा। 2 into 10 raised to 9। यस, वेबर ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा 90 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 0 और यहाँ पे भी हम ढूंढ सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग cos 30, cos 30 is √3/2। सो इजी है ये वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। cos 30, ये cos 30 क्या होता है रे,
ये लोग ने cos 60 क्यों लिया है? So When the root plane of 3 coil by is 2. inclined at 30 degree with the हाँ field, सर वो हाँ एरिया वेक्टर से when it is placed in a magnetic field inclined at 30 degree with the field, तो प्लेन और तो शायद जब ये एंगल किसके प्लेन के बीच में साथ होता 30 है? होगा तो एरिया वेक्टर के साथ 60 होगा। अच्छा, तो एरिया एरिया वेक्टर के वेक्टर साथ और का एंगल होता है, फील्ड के बीच करेक्ट। है। ये तो फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल दिया है, हमें एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल ढूंढना है। सो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। यस, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि अगर मेरे पास ये प्लेन दिया है और यहाँ पे मुझे क्लियरली पता है कि ये 90 डिग्री है प्लेन के साथ, और ये वाला एंगल मुझे अगर ढूंढना है, एंड दे हैव गिवन द एंगल with the plane, I think with the plane, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दिया है with the plane. So we have been given this angle, I think 60 degree. We have to find this angle. So you should know कि ये वाला एंगल 30 होगा। इधर मैं बता नहीं पा रहा हूँ ठीक से, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल टू द प्लेन के साथ कितना बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा। इसलिए, या फिर यहाँ पे अगर 30 डिग्री बना रहा है तो नॉर्मल टू द प्लेन के साथ 60 डिग्री बनाएगा। इसलिए इफ द प्लेन इज इंक्लाइंड विद द फील्ड with an angle of 30 degree, it will be inclined at 60 degree with the normal to the plane. इसलिए यहाँ पे 60 लिया है। ठीक है, so that was first part of the chapter। बहुत ही easy simple part था, सिर्फ introduction था इसमें। ठीक है, so next class में we are going to start with the second part।